नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, यूपी में इन लोगों को घर बनाने के लिए 30,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता देगी। योगी सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव पास। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 शहरी के तहत बुजुर्गों, विधवाओं व परित्यक्त महिलाओं को राज्य सरकार भी बड़ी राहत देगी। अब मध्य आय वर्ग वालों को भी पात्रता में शामिल करते हुए अनुदान के अलावा बुजुर्गों को 30,000 रुपए, परित्यक्त और विधवाओं को 20,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। नगर विकास विभाग के संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। प्रयागराज महाकुंभ में 22 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले 22 प्रस्तावों को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन स्वीकृति दी गई है, लेकिन उनके बारे में सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है। माना जा रहा है कि पारित प्रस्तावों में से अहम निर्णयों के बारे में महाकुंभ में होने वाली कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी दी जाएगी। वहीं अब इस योजना के तहत 12 महीने के भीतर मकान बनाने वालों को 10,000 रुपए पुरस्कार के रूप में अलग से दिया जाएगा। चयनित पात्रों को अभी मकान बनाने के लिए अनुदान के रूप में 2.5 लाख रुपए देने की व्यवस्था है। वहीं अब इस योजना में एक और नया नियम भी बना है, जो कि मकान 5 साल तक न तो बेचे जा सकेंगे और न ही दूसरे के नाम पर हस्तांतरित होंगे। 4 श्रेणियों वाली इस योजना में ब्याज सब्सिडी, लाभार्थी के व्यक्तिगत रूप से आवास निर्माण, भागीदारी में सस्ती दर पर आवास और किफायती किराए की आवास योजना शामिल है। सीएम योगी ने बदला महाकुंभ में कैबिनेट बैठक का स्थान। प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार 22 जनवरी को योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में योगी सरकार के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया है। पहले यह बैठक मेला प्राधिकरण के सभागार में होनी थी, लेकिन अब स्थान बदल दिया गया है। अब अरैल में कैबिनेट बैठक होगी। सीएम योगी ने आम श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए स्थान बदला गया है। सीएम योगी का मानना है कि वीआईपी मूवमेंट मेला क्षेत्र में होने से श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है। इस बैठक में प्रदेश को कई सौगात देने वाली योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम की पावन धारा में डुबकी भी लगाएंगे। यूपी सरकार का दावा, वक्फ की 78% जमीन हमारी। लखनऊ में वक्फ संशोधन विधेयक के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बड़ी बैठक हो रही है। यूपी सरकार की तरफ से कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका गर्ग ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया, यूपी में वक्फ की 14,000 हेक्टेयर जमीन है। इसमें से 11,000 करीब 78% सरकारी जमीन है। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और अयोध्या में स्थित बहू बेगम का मकबरा सरकार का है। हालांकि शिया वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया। गोमती नगर के होटल मैरियट में सुबह 10:30 बजे से बैठक चल रही है। इसमें जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद समेत कई नेता शामिल हैं। मीटिंग में जेपीसी के सदस्य शिया वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों और शिया और सुन्नी वक्फ के मुतवल्लियों से मिलेंगे। होटल से बाहर निकले अल्पसंख्यक मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जिन्होंने वक्फ संपत्ति पर कब्जा किया है वही बिल का विरोध कर रहे हैं। आंधी जैसी हवा आज यूपी से गुजरेगा। पश्चिमी विक्षोभ। मौसम विभाग के अनुसार आज एक पश्चिमी विक्षोभ यूपी से गुजरेगा। इससे लखनऊ या आसपास बारिश की संभावना कम हो गई है। बादलों की आवाजाही रहेगी। इसके बावजूद इसके गुजरने के बाद 24 तारीख से कोहरे में बढ़ोतरी होगी। पारा भी गिरेगा। ताजनगरी आगरा में मौसम एक बार फिर पलट सकता है। 22 जनवरी को तेज अंधड़, बिजली गरजने के साथ बारिश हो सकती है। ऐसा होने पर सर्दी, गलन बढ़ सकती है। तापमान में गिरावट आने का अनुमान है। लखनऊ में दाल की कीमतें कम हुई फरवरी में और राहत संभव। दालों की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। फरवरी के मध्य तक इसमें और भी कमी की संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में नई फसल आने और आयात बढ़ने से फुटकर बाजार में दालें सस्ती हो रही हैं। दूसरी ओर गेहूं की फसल कम होने के कारण आटे की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। वहीं खाद्य तेल और वनस्पति घी की कीमतों में भी पिछले साल की तुलना में तेजी देखी जा रही है। थोक और फुटकर बाजार में दालों की कीमतों में पिछले 2 महीनों में 40 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट आई है। खाद्य तेल और वनस्पति घी के दाम पिछले 1 साल में तेजी से बढ़े हैं। मौजूदा थोक कीमतों में सरसों का तेल करीब 143 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। यह पिछले साल 130 रुपए प्रति किलो था। वहीं वनस्पति घी की कीमत 148 रुपए है, जो कि पिछले साल 130 रुपए था। पिछले साल 100 रुपए प्रति किलो था। ओपी राजभर बोले, अवैध कब्जा करने वाले कर रहे वक्फ बिल का विरोध।
वक्फ संशोधन विधेयक के सिलसिले में गठित संयुक्त संसदीय समिति की मंगलवार को लखनऊ में बैठक हुई। बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, वह वक्फ संपत्तियों का लाभ गरीब मुसलमानों को भी देना चाहती है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि जिन लोगों ने वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा किया है वे ही वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। पीटीआई भाषा से बातचीत में राजभर ने कहा कि जेपीसी सदस्यों के सामने वक्फ संपत्तियों से जुड़े विभिन्न पक्षकारों ने अपनी अपनी बात रखी। बैठक में शामिल रहे उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने पीटीआई भाषा को बताया कि उन्होंने बैठक में अपना पक्ष रखा। जैदी ने बताया कि उन्होंने खासकर वक्फ बिल इस्तेमाल संपत्तियों के भविष्य को लेकर व्याप्त अनिश्चितता को जेपीसी के सामने रखा है। यूपी में अब ट्रैक्टर ट्रॉली का मनमाने तरीके से नहीं हो सकेगा रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश में अब ट्रैक्टर व ट्रॉली का मनमाने तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। सबसे ज्यादा मानकों का उल्लंघन ट्रॉली के रजिस्ट्रेशन में हो रहा था। इस पर लगाम लगाने के लिए 5 सदस्यीय समिति ने एसओपी तैयार की है। इसके लिए मानक भी तय कर दिए गए हैं। बैकलाइट फिटिंग एवं बैकलाइट के कनेक्शन की व्यवस्था ट्रैक्टर से की जाएगी। इसी के साथ अब मानकों पर खरा उतरने वाली ट्रॉली का ही रजिस्ट्रेशन होगा। सड़क सुरक्षा के मानक पूरा किए बिना अब ट्रॉली सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगी। ट्रॉली के निर्माण के समय ही निर्माता कंपनी को मानक पूरे करने होंगे। साथ ही इनका उपयोग कृषि कार्य के लिए होगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव परिवहन एलएमएन वेंकटेश्वर लूट ने परिवहन आयुक्त को 20 जनवरी को पत्र भेजा है। इसमें लिखा गया है कि ट्रैक्टर व ट्रॉली के पंजीकरण में सभी मानकों का पालन जरूर किया जाए। 7 ट्रेलर का उपयोग कृषि कार्यों के लिए ही किया जाना उचित रहेगा। इसका व्यावसायिक उपयोग ठीक नहीं होगा। गोरखपुर में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा, पेट्रोल 26 जनवरी से लागू होगा। नया नियम गोरखपुर में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए गोरखपुर में 26 जनवरी से नो हेलमेट नो फ्यूल नीति सख्ती से लागू की जाएगी। डीएम कृष्णा करुणेश के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों और उनके सहयात्रियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। सहारनपुर में चल रहा था फर्जी आधार कार्ड सेंटर। सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्रांतर्गत कोटा गांव में प्रशासन की टीम ने एक फर्जी आधार कार्ड सेंटर का भंडाफोड़ किया है। डीएम के निर्देश पर ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की टीम ने शिकायत के बाद छापेमारी की तो मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से फर्जी आधार कार्ड मशीन, लैपटॉप, फिंगरप्रिंट मशीन और आइरिस कैमरा आदि बरामद किया। देर रात तक प्रशासन व पुलिस की टीम आरोपियों से पूछताछ करती रही। गौतम अदानी ने महाकुंभ के बनाया प्रसाद। देश के मशहूर उद्योगपति और अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी मंगलवार को परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे। यहां इस्कॉन के भंडारे में गए, खुद प्रसाद बनाया। इसके बाद लोगों को भंडारे का प्रसाद बांटा। भंडारे में ही अदानी ने भोजन भी किया। इससे पहले उन्होंने गंगा स्नान किया और मां गंगा की आरती उतारी। उन्होंने बड़े हनुमान जी की पूजा भी की। मीडिया से बातचीत में अदानी ने कहा कि उनका समूह यूपी में अधिक से अधिक निवेश के लिए प्रतिबद्ध है। कहा कि यूपी में काफी अवसर मौजूद हैं। प्रदेश सरकार विकास को लेकर जिस दिशा में काम कर रही है उसमें अदानी समूह का निरंतर योगदान रहेगा। अदानी समूह उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी में 23 को बिजली निजीकरण के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी। बिजली के निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मी काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। अब 23 जनवरी को होने वाले प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस का विरोध करने के लिए व्यापक विरोध प्रदर्शन की तैयारी की गई है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों राजीव सिंह, जितेंद्र सिंह गुर्जर, गिरीश पांडे, महेंद्र राय, सुहेल आबिद, पीठ के दीक्षित, राजेंद्र घलडियाल, चंद्रभूषण उपाध्याय, आरवाई शुक्ला आदि ने कहा कि बिजली के निजीकरण की कार्यवाही 5 अप्रैल 2018 और 6 अक्टूबर 2020 को प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ हुए लिखित समझौते का घोर उल्लंघन है, जिससे बिजली कर्मचारियों में लगातार गुस्सा बढ़ रहा है। यूपी और बिहार की जमीन के नीचे होगी इस खजाने की खोज। यूपी बिहार राज्य की जमीन के नीचे क्या तेल और गैस के प्राकृतिक स्रोत मौजूद हैं? अगर यह सच है तो फिर यह किसी खजाने से कम नहीं। बेशक अभी यह सब सुनने में आपको अटपटा लगे, लेकिन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मिशन अन्वेषण के तहत इसका सर्वे ओएनजीसी ने शुरू कर दिया है। इन राज्यों में कंपनी 2D भूकंपीय डेटा अधिग्रहण का कार्य अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। हाइड्रोकार्बन संसाधनों की परिपक्वता के आधार पर देश में कुल 26 बेसिन ऐसे स्थान जहां तेल गैस के स्थित हैं। अभी तक सिर्फ मुंबई, अरुणाचल, गुजरात, राजस्थान आदि 6 राज्यों में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां गैस और तेल के भंडार हैं।
और वह उत्पादन कर रहे हैं। ये कृष्णा गोदावरी के नाम से जाने जाते हैं। देश के सभी बेसिन को वहां उपलब्ध हाइड्रोकार्बन संसाधनों के आधार पर श्रेणी में बांटा गया है। इस लिहाज से गंगा पंजाब बेसिन, जिसमें कि यूपी बिहार राज्य आते हैं, यहाँ पर गैस ऑफ तेल के संभावित संसाधनों की खोज करना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मिशन अन्वेषण में शामिल है। यूपी में अब ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होने पर ड्राइवर कंडक्टरों को इनाम मिलेगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अब अपने ड्राइवर व कंडक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई पहल शुरू कर रहा है। यात्रियों से टिकट के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन कराने में सबसे आगे रहने वाले ड्राइवर व कंडक्टर को पुरस्कृत किया जाएगा। जल्दी ही बसों की हर सीट के पीछे भीम ऐप के यूपीआई पेमेंट स्टिकर लगाए जाएंगे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए निगम की हर बसों में यात्री सीट के पीछे यूपीआई स्टिकर लगाने को कहा गया है। हर सीट के पीछे 8x5 इंच के स्टिकर लगाने की सहमति दे दी गई है। क्षेत्रीय प्रबंधकों के जरिए ये स्टिकर लगवाए जाएंगे। जल्दी ही बसों में टिकट खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। योजना के मुताबिक हर महीने सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन करने वाली टॉप 10 बसों में पहला स्थान पाने वाले ड्राइवर कंडक्टर को 10,000 रुपए के बाउचर, दूसरा स्थान मिलने पर 5,000 रुपए और तीसरा स्थान मिलने पर 2,000 रुपए के बाउचर दिए जाएंगे। चौथे से 10वें स्थान तक आने वाले ड्राइवर और कंडक्टर को 1,000 रुपए के बाउचर दिए जाएंगे। नियमावली के बिना पदोन्नति और तैनाती पर योगी सरकार सख्त। प्रदेश सरकार ने निदेशक सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा द्वारा करीब 150 ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों की सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर मनमाने ढंग से की गई पदोन्नति एवं तैनाती सोमवार को निरस्त कर दी। इसके साथ ही निदेशक से इस मामले की मूल पत्रावली तत्काल शासन भेजने के निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार ने 31 दिसंबर को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग का पुनर्गठन किया था। इसके तहत शासन ने सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के करीब 255 पदों की संख्या बढ़ाकर 405 कर दिया था। लखनऊ में ओवैसी बोले वक्फ की संपत्ति को कर रहे बर्बाद। लखनऊ में जेपीसी बैठक में सरकार की तरफ से बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 14,000 हेक्टेयर भूमि में 11,000 हेक्टेयर भूमि सरकारी है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा के साथ अयोध्या का बहू बेगम मकबरा भी सरकार ने वक्फ की संपत्ति नहीं माना। इस पर एआईएमआईएम राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, नया कानून वक्फ की संपत्ति को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर कैसे हो सकता है? कलेक्टर को सारी पावर दी जाएगी, वह सरकार के हिसाब से काम करता है। बिल में बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से उसका विरोध कर रहे हैं। 200 साल बाद छोटे इमामबाड़े का गेट चमकेगा। लखनऊ के ऐतिहासिक छोटे इमामबाड़े के गेटों के मरम्मत का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस काम में तेजी लाई गई। दोनों गेट के पास प्रशासन ने अतिक्रमण हटवा दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने छोटे इमामबाड़ा के गेटों की मरम्मत के लिए अनापत्ति दे दिया है। मुख्य द्वार की मरम्मत का काम पारंपरिक सामग्री से होगा। इसके लिए चूना, सुर्खी, बेल, गुड़ और गोंद से तैयार किया जाएगा। इमामबाड़ा हेरिटेज जोन में फसाड गाइडलाइन लागू किया जाएगा। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जीर्णोद्धार में पारंपरिक मटेरियल का प्रयोग होगा है। इमामबाड़े के मुख्य द्वार में कुछ जगह बड़े बड़े होल हो गए हैं। इमारत के गुंबद कई जगह से दरक रहे हैं। टूटे गुंबद को भरने के लिए पुरानी इमारत की मिलती जुलती हुई ईंट का इस्तेमाल किया जाएगा। पारंपरिक सामग्री सुर्खी, बेल, गुड़, गोंद, लाल बालू, चूना समेत अन्य वस्तुओं का विशेष रूप से उपयोग किया जाएगा। यूपी में इन भवनों के निर्माण पर अब देना होगा प्रभाव और परमिट शुल्क। यूपी की योगी सरकार शहरों में बड़े आवासीय व व्यावसायिक भवन के निर्माण से पड़ने वाले असर को देखते हुए प्रभाव शुल्क की वसूली करेगी। इस शुल्क को एसटीपी व अन्य जन सुविधाओं के विकास पर खर्च किया जाएगा। इसी तरह आवासीय व व्यावसायिक निर्माण के दौरान निरीक्षण पर आने वाले खर्च के एवज में परमिट शुल्क की वसूली की जाएगी। इसे भी जन सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा। इनकी वसूली नक्शा पास करते समय की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट 22 को रिलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आवास विभाग ने पूर्व में इन शुल्कों की वसूली के लिए शासनादेश जारी करते हुए विकास प्राधिकरणों को वसूली का निर्देश दिया था। कुछ बिल्डरों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया था कि इसके लिए नियमावली बनाते हुए वसूली की जाए। इसके आधार पर आवास विभाग ने नियमावली बनाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान आए करीब 100 फरियादियों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनने के बाद वहां मौजूद अफसरों से कहा कि जनता की समस्याओं को तुरंत सुलझाएं। जहां कार्रवाई की जरूरत है वहां देर नहीं होनी चाहिए। हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने कहा कि हर पीड़ित की समस्या का समाधान होना चाहिए। इस बीच सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम में आए फरियादियों की समस्याएं भी सुनी। एक एक फरियादी के पास जाकर उन्होंने खुद बात की। सीएम करीब 100 फरियादियों से मिले। इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने वालों को आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव मदद करेगी। संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्रों पर शीघ्र कार्रवाई करने और इलाज से जुड़ी प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। आरटीई के तहत तीसरे राउंड का आवेदन 1 फरवरी से शुरू होंगे। लखनऊ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत 2 चरणों में कुल 2,28,037 बच्चों ने आवेदन किया है। पहले चरण में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 71,381 बच्चों को मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा सीट आवंटित की गई है। पहले चरण में 1,32,446 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 1,02,058 आवेदनों को स्वीकृत किया गया। 71,381 बच्चों को निजी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा के लिए सीट आवंटित की गई। यूपी के 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी। प्रदेश सरकार की ओर से एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की योजना चल रही है। इसके तहत 16 जिलों में पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज खोलने की रणनीति बनाई गई है। मौजूदा दाखिला सत्र में संभल में एमबीबीएस की 50 सीटें, महाराजगंज में 150, शामली में 150 सीट के साथ कॉलेज शुरू हो गए हैं। मऊ, हाथरस, कासंगज, बागपत में पीपीपी मॉडल के तहत निर्माण कार्य चल रहा है। मैनपुरी में पिछले माह मेडिकल कॉलेज बनाने वाले निवेशक का चयन कर लिया गया है। इसी तरह महोबा, हमीरपुर के लिए भी टेंडर प्रक्रिया अंतिम दौर में है। अग्निकांड के बाद महाकुंभ नगर में दुकानों पर छापामारी। महाकुंभ के सेक्टर 19 में रविवार को अग्निकांड की घटना को लेकर अगले दिन सोमवार को मेला क्षेत्र में छापेमारी की गई। पुलिस, प्रशासन और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की टीम ने कई रेस्टोरेंट में छापा मारा। इस दौरान परेड में त्रिवेणी मार्ग स्थित एक बड़े रेस्टोरेंट में 55 व्यावसायिक गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण मिला, जिसे जब्त कर लिया गया। रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। फूड जोन, फूड कोर्ट के साथ रेस्टोरेंट में भी छापा मारा गया। इसके साथ ही कई बड़े पंडालों में भी छानबीन की गई। त्रिवेणी मार्ग स्थित रेस्टोरेंट में अवैध रूप से गोदाम में सिलेंडर रखे गए थे। सभी सिलेंडर भरे हुए थे। इनके आवश्यक कागजात नहीं थे। कानपुर में मेयर ने खुद खड़े होकर हटवाया अतिक्रमण। कानपुर नगर निगम ने मंगलवार को परेड से लेकर उर्सला तक अतिक्रमण अभियान चलाया। मेयर प्रमिला पांडे की अगुवाई में चला अभियान के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। मेयर ने फुटपाथ तक हो गए अवैध कब्जों को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। वहीं अवैध अतिक्रमण की वजह से सड़क पर रोजाना जाम की समस्या बनी हुई थी। महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ पार। महाकुंभ में अब तक स्नान करने वालों की संख्या 8 करोड़ 26 लाख हो गई है। रविवार को ही 44,09,9 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इनके अतिरिक्त 10 लाख कल्पवासियों ने भी स्नान किया। महाकुंभ में 40 करोड़ या इससे अधिक तीर्थयात्रियों के आने का पूर्वानुमान है। देश दुनिया से लोगों के आने और स्नान का क्रम लगातार बना है। प्रत्येक दिन स्नानार्थियों की संख्या बढ़ रही है। सभी घाट आस्था की डुबकी लगाने वालों से भरे रहते हैं। पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति पर हो चुका है, लेकिन डुबकी लगाने वालों की भीड़ अब भी उत्साह में है। रविवार सुबह कोहरा था, लेकिन दोपहर में मौसम साफ हो गया। धूप खिलने के साथ ही मेला क्षेत्र के प्रमुख मार्गों, संगम मार्ग पर श्रद्धालुओं की भीड़ चलती रही। प्रतिबंधित ब्लैक पॉन्ड कछुओं के साथ पकड़ी गई महिला। मुरादाबाद में वन विभाग की टीम ने जीआरपी की मदद से प्रतिबंधित ब्लैक पॉन्ड कछुओं की खेप के साथ एक महिला को सद्भावना एक्सप्रेस से गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला उन्नाव के शुक्लागंज की रहने वाली है। महिला कछुओं की खेप लेकर उन्हें डिलीवर करने के लिए पंजाब के शहर लुधियाना जा रही थी। वन विभाग की टीम का कहना है कि महिला को मुरादाबाद से ट्रेन बदलनी थी। ट्रेन रुकते ही उसे पकड़ लिया गया। अमरोहा की मंडी में लगी भयावह आग। यूपी के अमरोहा के मंडी समिति परिसर में सोमवार देर रात भयावह आग लग गई। आसमान छूती आग की ऊंची लपटों को देख आसपास की आबादी भी सहम गई। पूरा मंडी परिसर आग की लपटों से घिर गया। मंडी समिति परिसर में ही पुलिस लाइन भी संचालित होने के चलते आला पुलिस प्रशासनिक अफसरों के स्तर तक हड़कंप मच गया। समाचार भेजे जाने तक बड़े नुकसान के अंदेशे के बीच दमकल टीमें आग पर काबू पाने की मशक्कत में जुटी थीं।
बोर्ड परीक्षा में पहली बार लागू की जा रही खास व्यवस्था। यूपी बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों को दी जाने वाली कॉपियों के हर पेज पर क्रमांक अंकित होगा। कॉपी से किसी भी तरह की छेड़छाड़ होने या पेज फाड़ने पर गड़बड़ी तुरंत पकड़ ली जाएगी। पहली बार यह व्यवस्था लागू की जा रही है। कॉपियां धागे से सिली गई हैं ताकि स्टेपलर की पिन निकालकर पन्ने जोड़े या बदले ना जा सकें। अयोध्या के निर्मली कुंड के आसपास जंगलों में तेंदुआ। अयोध्या के छावनी क्षेत्र में निर्मली कुंड के आसपास स्थित जंगलों में तेंदुआ होने की पुष्टि हुई है, जो नई फायरिंग रेंज तथा आसपास के घने जंगलों में घूम रहा है। इसको लेकर वन विभाग ने लोगों से यह अपील की जाती है कि इन क्षेत्रों में अकेले न घूमें। जब भी बाहर जाएं, समूह में जाएं। प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अयोध्या शिखर गुप्ता ने कहा कि लोग मांझा क्षेत्र में आवागमन न करें तथा आसपास के निवासी घर में भी सतर्कता बरतें। वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम द्वारा इस क्षेत्र का लगातार गश्त किया जा रहा है। लखनऊ में बाघ ने 15वां शिकार किया, ग्रामीणों को सतर्क किया। लखनऊ के रहमान खेड़ा जंगल के पास बाघ ने फिर से पड़वा का शिकार किया है। सोमवार की रात को बाघ ने वन विभाग को फिर से चकमा दे दिया। वह न तो ट्रैफिक केज में फंसा और न ही गड्ढे में उलझा। शिकार के बाद वह फिर से गायब हो गया। फिलहाल केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा और उसके आसपास के 50 गांवों में बाघ की मौजूदगी से डर का माहौल है। पिछले 48 दिनों से बाघ की चहलकदमी ने इलाके में दहशत बना रखी है। वन विभाग की टीम, पुलिस और प्रशासन के 80 से अधिक अधिकारी कर्मचारी बाघ को पकड़ने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। कुंभ में प्रतिदिन अखाड़े वालों का खर्चा 25 लाख का होता है। अखाड़ों की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत होती है। जैसे किसी संस्था को चलाने के लिए विभिन्न पद होते हैं, वैसे ही अखाड़े में भी मुंशी, प्रधान, थानापति और कोठार जैसे पद होते हैं। अखाड़े में खर्च का एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है। खास बात यह है कि अखाड़े में आय और व्यय का चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराया जाता है और इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल की जाती है। आमतौर पर अखाड़े में प्रतिदिन अन्न क्षेत्र और दान दक्षिणा पर 25 लाख रुपए खर्च होते हैं। इस तरह पूरे महाकुंभ के दौरान करीब 10 करोड़ रुपए अखाड़े की ओर से खर्च किए जाते हैं। महंत रविंद्र पुरी के अनुसार अखाड़े महाकुंभ मेले में दान लेने नहीं बल्कि दान करने आते हैं। उनके मुताबिक अखाड़े के पास अपनी खेती बाड़ी की जमीनें और अन्य संपत्तियां हैं जिनसे किराया आता है। इसके अलावा मठ मंदिरों से भी आय होती है, जिसे महाकुंभ में अन्न और धन के दान के रूप में खर्च किया जाता है। निरंजनी अखाड़ा प्रतिदिन करीब 25 लाख रुपए खर्च करता है। पूरे महीने में 10 करोड़ से ज्यादा का खर्च अकेले निरंजनी अखाड़े की ओर से महाकुंभ मेले में किया जाता है। सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सपा नेता को पुलिस ने उठाया। समाजवादी पार्टी के नेता श्याम यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और सीएम योगी की फोटो के साथ एक पोस्ट की थी। इसमें सीएम योगी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर श्याम यादव की सैकड़ों शिकायतों का संज्ञान लिया गया है। इसी के चलते गिरफ्तारी हुई है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर आ सकते हैं 10 करोड़ श्रद्धालु। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं की अनुमानित भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लंबी दूरी की 29 ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। ये ट्रेनें मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी स्नान पर्व तक चलनी थी। रेलवे ने स्थानीय भीड़ के मद्देनजर यह कदम उठाया है ताकि रेलवे स्टेशन पर ट्रैक खाली मिले और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों का संचालन किया जा सके। रेलवे ने मौनी अमावस्या पर लंबी दूरी की 18 और वसंत पंचमी पर 11 नियमित ट्रेनें निरस्त की हैं। इसके अलावा 28 ट्रेनें प्रयागराज जंक्शन की जगह प्रयागराज छिवकी होकर चलाई जाएंगी। इन सभी का शेड्यूल उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन ने जारी कर दिया है। यूपी में एटीएस, पीएसी, साइबर क्राइम थानों के लिए खरीदे जाएंगे वाहन। यूपी कैबिनेट ने एटीएस, पीएसी और साइबर थानों के लिए वाहनों की खरीद के प्रस्ताव को बीते शनिवार को मंजूरी प्रदान कर दी। गृह विभाग ने एटीएस के लिए 14 नए वाहन, पीएसी की 24 नई कंपनियों के क्रियाशील होने की वजह से 83 वाहन और साइबर क्राइम मुख्यालय एवं साइबर क्राइम थानों के लिए 62 नए वाहनों को खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए मंजूर किया गया है। उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में अब जून माह के ग्रीष्मकालीन अवकाश में दीवानी मुकदमों के आदेशों, निर्णयों की नकल, प्रतिलिपि भी मिलेगी। इस संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने प्रदेश के सभी जिला जजों को इस आशय की अधिसूचना जारी की है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की अधिसूचना में कहा गया है कि यह संज्ञान में आया है कि जिला न्यायालयों के प्रतिलिपि विभाग ग्रीष्मकालीन अवकाश में केवल आपराधिक प्रकृति के मामलों से संबंधित निर्णयों, आदेशों की प्रमाणित प्रतियां जारी कर रहे हैं। वे सिविल प्रकृति के मामलों के निर्णयों, आदेशों की प्रमाणित प्रतियां जारी करने से इस आधार पर मना कर रहे हैं कि उन्हें अत्यावश्यक नहीं माना जाता है।
अतीक के गुर्गे के नौकर की संपत्तियों की आयकर विभाग ने मांगी जानकारी। आयकर विभाग ने प्रयागराज जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा माफिया अतीक अहमद की जब्त की गई संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। इस बाबत आयकर विभाग की बेनामी यूनिट ने जिला प्रशासन और कमिश्नरेट पुलिस को पत्र भेजा है। खासकर अतीक के गुर्गे अशरफ के नौकर सूरजपाल के नाम पर खरीदी गई 100 बीघा भूमि की जानकारी देने को कहा है, जिसकी कीमत 80 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में सोमवार को श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़े। इस बीच 2 महिला श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई। मंदिर में मौजूद चिकित्सकों की टीम ने प्राथमिक उपचार दिया, तब उनकी हालत में सुधार आया। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।